सभी का समदरिया क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे काकोरी ट्रेन डकैती की। किन हालात, किन परिस्थितियों में इस डकैती को अंजाम दिया गया, क्या वजह रही कि कुछ क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन लूटने का फैसला किया और बाद में उनके साथ अंग्रेजी हुकूमत ने क्या किया। इस मेन बिंदु को कवर करता हुआ ये वीडियो है। परीक्षाओं में इससे जुड़े कई बार सवाल पूछे जाते रहे हैं, तो मैं चर्चा करूंगा। यहाँ पे यचारे का पूरा नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। यह एक सशस्त्र क्रांतिकारी संगठन जिसकी स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल जी ने की थी और कई इसके क्रांतिकारी जिनकी शहादत के किस्से जब तब गाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं। सचिंद्रनाथ सन्याल के स्थापना के बाद इस संगठन ने अपना उद्देश्य रखा कि किसी भी तरीके से अंग्रेजों को इस देश से बाहर भगाना होगा। उसके लिए अहिंसा का मार्ग कतई नहीं चुना जाएगा, बल्कि हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाएगा। तत्कालीन समय में धन की बड़ी कमी से जूझ रहा था ये संगठन, और धन की थोड़ी बूढ़ी व्यवस्था, हल्की फुल्की व्यवस्था हो जाती थी। संगठन के कुछ लोग अमीर जमींदारों को लूटने का काम करते, या तो बड़े जो व्यापारी होते थे उनके यहाँ चोरियां तक को अंजाम देते, जिससे कि संगठन के लिए धन की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। किंतु राम प्रसाद बिस्मिल इस बात से बेहद खफा थे। उनका मानना था कि किसी भी भारतीय को हम किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बल्कि अंग्रेजी खजाना लूटने का काम करेंगे। लूटे भी क्यों नहीं, ये अंग्रेजी खजाना भी तो आखिर अपना ही तो है, अपने ही लोगों ने टैक्स के रूप में उन्हें दिया है और ये हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होता है। और तय किया जाता है कि सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन को निशाना बनाया जाएगा अपने मकसद को पूरा करने के लिए। और उसमें जो मुख्य किरदार निभाने वाले लोग होते हैं उनके नाम राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह। हालांकि इस पूरे के पूरे मिशन को कवर, सुरक्षा कवर देने का काम कर रहे थे आजाद, चंद्रशेखर आजाद, जो कभी पकड़े नहीं जा सके, जीवित रहते। अब शाहजहांपुर से जब ट्रेन रवाना होती है तो कुछ क्रांतिकारी इसमें सवार हो जाते हैं। सारे के सारे लोग एक ही जगह से नहीं चढ़ते, बल्कि आगे आने वाले बीच के स्टेशन से क्रांतिकारी सवार होते हैं। और ट्रेन में बैठने वाले चारों क्रांतिकारी अपने पास रेगुलर टिकट भी लेके चढ़ते हैं, जिससे किसी को इनके ऊपर शक न हो। जब ये ट्रेन काकोरी के पास पहुंचती है, या यूं कहें कि काकोरी पहुंचती है, जो कि लखनऊ से 16 किलोमीटर पहले का स्टेशन होता है, तो अचानक ट्रेन की चैन पुलिंग कर ली जाती है। गार्ड और ट्रेन के ड्राइवर को समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है। उन्हें लगता है कि शायद कोई तकनीकी खराबी आ गई है। हाथ में जर्मन मेड माउजर पिस्तौल लिए 10 क्रांतिकारी डिब्बे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। गार्ड के डिब्बे में चढ़ने के बाद वो खजाने को अपने कंट्रोल या नियंत्रण में ले लेते हैं। और चूंकि अंग्रेज की जो खजाना होती थी तब के समय में काफ़ी मजबूत लोहे की तिजोरियों में ले जाया जा रहा होता है। फिर अपना पिस्तौल अशफाकुल्ला खान अपने एक दूसरे साथी को देते हैं, हथौड़ा लेते हैं और लगातार उस तिजोरी पे वार करते हैं और तिजोरी टूट जाती है। 8,251 रुपये लूट लिए जाते हैं। हालांकि उस समय ये काफ़ी बड़ी रकम होती थी। मकसद ये था कि बम बनाने के जो भी साजो सामान है, जो भी फैक्ट्री है, उसकी स्थापना कर सके और कुछ हथियार की भी खरीद ये सुनिश्चित कर सकें इस धन से। घटना को अंजाम देते समय वहाँ पे काफ़ी कोलाहल था। क्रांतिकारियों ने कई डिब्बों को घेर रखा था और लगातार वो चिल्लाते जा रहे थे कि हमारा मकसद किसी भी यात्री को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हम एक क्रांतिकारी हैं और हम चाहते हैं कि जो खजाना है उसको
हम लूट लें। इसी दौरान होता क्या है कि एक अहमद अली नाम का व्यक्ति दूसरे डब्बे में अपने पत्नी से मिलने जा रहा होता है और मनमथ नाथ गुप्त के हाथ से जो माउजर होता है उसका ट्रिगर दब जाता है, अहमद अली वहीं ढेर हो जाता है। ये पहली एक घटना हुई जिसमें खून बहा, नहीं तो काकोरी में खून बहा नहीं था। इस घटना को अगर हम देखें तो बड़ा दिलचस्प किस्सा है, बड़ा फिल्मी जैसा किस्सा प्रतीत होता है कि ये घटना को अंजाम देने के बाद सारे लोग वहाँ से भागते हैं लखनऊ की तरफ। तब लखनऊ इतना घना बसा हुआ शहर नहीं होता था, जंगलों से घिरा हुआ था और लोग जंगलों में जाके अपने आप को छुपा लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जो थोड़ी दूर ही खड़े थे लोगों को सुरक्षा कवर देने के लिए, वो भी वहाँ से भाग निकलते हैं और साधु का वेश धारण करके झांसी के आसपास जो ओरछा का एक स्थान है वहाँ वो अपना नाम भी बदल लेते हैं और साधु बन जाते हैं। नाम रखते हैं पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी। पुलिस इन्हें अपने जीवन काल में कभी पकड़ नहीं पाई। ये केवल नाम के आज़ाद नहीं थे बल्कि सचमुच आज़ाद थे। हालांकि बाद में अल्फ्रेड पार्क जो कि इलाहाबाद में है, अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को अपनी खुद की आखिरी गोली ये खुद को मार लेते हैं, ये कहते हुए कि मैं अंग्रेजों की पकड़ में कभी नहीं आऊँगा, न जिंदा रहते न मरते हुए मैं आज़ाद था, आज़ाद ही रहूँगा। बहरहाल अगर हम देखते हैं तो फिर इस कड़ी का खुलासा कैसे हुआ कि इसमें शामिल कौन कौन लोग थे। तो कड़ी का खुलासा के क्रम में राम प्रसाद बिस्मिल ने एक साल ओढ़ रखी थी, वो साल वहीं छूट जाती है भागने के क्रम में। अंग्रेज जो अफसरान होते हैं पुलिस के उस साल को जब्त करते हैं, कहीं कहीं चद्दर भी लिखा मिलता है, तो कुल मिला के अंग वस्त्र मानिए या कपड़ा मानिए उनका। तो फिर उसमें एक मार्का लगा होता है, वो मार्का होता है धोबी का। धोबी निशान लगा के रखता था। धुलाई करने के बाद पुलिस तफ्तीश करते हुए शाहजहांपुर के उस धोबी के दुकान तक जा पहुंचती है और पूछताछ करती है, तो उसको पता चलता है कि ये साल राम प्रसाद बिस्मिल का है। राम प्रसाद बिस्मिल के पकड़े जाने के बाद बाकी अन्य जो भी इस कांड में या इस ट्रेन लूट में शामिल थे उन्हें भी पकड़ लिया जाता है। चंद्रशेखर के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। कुल मिला के 29 गिरफ्तारियां होती हैं और इन्हें 4 लोगों को फांसी की सजा दे दी जाती है, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल में फांसी दी जाती है। फांसी दिए जाने के पहले इनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो उसे बता दो। वो कहते हैं मेरी आखिरी इच्छा तो बस इतनी है कि ब्रिटिश साम्राज्य का समूचा नाश हो जाए। मुस्कुराते हुए वो फांसी के तख्ते की ओर बढ़ते हैं। चेहरे पे निर्भीक भाव होता है, डर उनसे कोसों दूर था। जाते हैं तो वो आखिरी बार कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में इन्हें फांसी दे दी जाती है। इसके बाद अशफाकुल्ला खान को फांसी देने का काम किया जाता है इसी तारीख को 19 दिसंबर 1927 को। जगह होती है फैजाबाद। तब का फैजाबाद आज का अयोध्या शहर बन चुका है, अयोध्या जिला बन चुका है। वहाँ पे उनसे भी पूछा जाता है तुम्हारी आखिरी इच्छा, तो मुस्कुराते हैं और बस इतना ही बोलते हैं कि मैं तो बस यही कहूँगा कि मुझे जिस सज़ा के लिए गुनहगार ठहराया गया है मैंने कभी ऐसा किया नहीं। मेरे हाथ से किसी का खून आज तक नहीं हुआ, मेरे हाथ किसी के खून में रंगे नहीं हैं। अब मेरा फैसला तो ऊपर वाला ही करेगा। फांसी के फंदे को चूमते हैं और सदा के लिए आज़ादी के इस पावन यज्ञ में प्राणों की आहुति दे देते हैं। इसके बाद बात होती है यहाँ पे राजेंद्र लाहिड़ी की। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी देने का तिथि तो वही थी 19 दिसंबर, किंतु 2 दिन पहले 17 दिसंबर को ही इनको फांसी दे दी जाती है। जगह होती है गोंडा में 2 दिन पहले जगह देने के पीछे ये था कि अंग्रेज खुफिया एजेंसी सीआईडी को ये जानकारी मिलती है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुछ क्रांतिकारी इन्हें छुड़ाने वाले हैं जेल पे धावा बोल के। आनन फानन में ब्रिटिश हुकूमत घबराती है और फांसी की तिथि से 2 दिन पहले ही इनको
गोंडा जो उत्तर प्रदेश में है उसकी जेल में फांसी दे दी जाती है। अब अगले अभियुक्त ठाकुर रोशन सिंह की बात हम करेंगे। इन्हें फांसी 19 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद के नैनी जेल में दे दी जाती है। आज का प्रयागराज तब इलाहाबाद हुआ करता था। तो इस प्रकार से इन सभी को फांसी देने का काम किया जाता है। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल ने जेल में रहने के दौरान एक अपनी आत्मकथा लिखी थी और उसमें उन्होंने चर्चा की थी कि अगर देश को आज़ादी प्राप्त करनी है तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को आपस में मिल के रहना होगा, भाईचारा जो है बना के रखनी होगी। साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया कि कैसे एक मुस्लिम से उनकी इतनी गहरी दोस्ती हो गई, क्योंकि वो तो आर्य समाज के कट्टर समर्थक थे, कट्टर हिंदू थे, वो आर्य समाजी थे। जबकि बिस्मिल ये अशफाकुल्ला खान के बारे में एक चीज और बता दूं, पहला मुस्लिम जिसे आज़ादी के लिए फांसी की सजा दी गई वो थे अशफाकुल्ला खान कट्टर नमाजी थे। फिर भी दोनों की बनती इतनी थी कि लोग इनकी चर्चा किया करते थे। साथ ही साथ इन्होंने कई जिक्र किया है, युवाओं के बारे में भी कहा है कि युवाओं को जोश से ज़्यादा होश से काम लेने की ज़रूरत है। पहले वो अपनी शिक्षा पूरी करें, उसके बाद बाकी दूसरी कामों को करने के बारे में सोचें। तो क्या इन लोगों की जवानी थी, धन्य थी इनकी जवानी। आज भी जब भी कभी इनकी चर्चाएं होती हैं तो रगों में लगता है कि खून की स्पीड बढ़ सी गई है, कहीं न कहीं वीर रस का प्रवाह सा होने लगता है। इन्हीं लोगों की बदौलत कहीं न कहीं देश को आज़ादी सुनिश्चित हो सकी। हालांकि बड़े नेताओं के, बड़े क्रांतिकारियों के समाप्त हो जाने के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अस्तित्व समाप्त सा हो गया था, किंतु चंद्रशेखर आजाद के प्रयास से फिर से जीवित हुआ। फिर इसका नाम थोड़ा सा बदल दिया जाता है, नाम रखा जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह जो कि तलाश करते हैं अपने ही सरीखे उन युवाओं को जो देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देना चाहते हों, और तलाश में इन्हें मिलते हैं तीन नायाब हीरे, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। और फिर दिल्ली के ऐतिहासिक फिरोज शाह कोटला मैदान में वर्ष 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया जाता है। आगे इसने कई क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें शामिल है लाला लाजपत राय के मुख्य कातिल की हत्या, जिसे लाहौर षड्यंत्र कांड के नाम से जाना जाता है। हालांकि साइमन के भारत आगमन के दौरान भारतवासियों के मन में इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा था कि इस कमीशन में सभी अंग्रेज हैं, अंग्रेज भारतीयों की पीड़ा को क्या समझेंगे, हमारी पीड़ा तो हमारे बीच का ही कोई समझ सकता है। इसलिए वो नारे लगाना शुरू करते हैं, साइमन गो बैक, और काले झंडे दिखाते हैं। इसी प्रदर्शन के दौरान लाहौर में लाला लाजपत राय के पीठ और सीने और सर पे कई वार लाठियों से किया जाता है और बाद में उनकी मौत हो जाती है। हालांकि उनकी मौत का जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक या सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस स्कॉट था, जेम्स स्कॉट। हालांकि पहचानने में भूल होती है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, और सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को गोली मार देते हैं। इसके अलावा दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हॉल में खाली पड़े बेंचों पे भी बम फेंकने का काम बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह करते हैं। उनका मकसद किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि ये जताना था कि जब गूंगी और बहरी सरकार सो जाए, उसे कुछ सुनाई न दी जाए, तो उसे जगाने के लिए ज़्यादा आवाज़ या कोलाहल की ज़रूरत पड़ती है, और वो विरोध कर रहे होते हैं पब्लिक सेफ्टी बिल का। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड में आज हम लोगों ने जाना कि कैसे इसके 4 महान क्रांतिकारियों को अलग अलग जेलों में फांसी दे दी जाती है, और उन लोगों का मकसद क्या था और कितने निर्भीकता से उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा और हम सभी को अलविदा कह गए। उन्हीं की शहादत की बदौलत अब 15 अगस्त 1947 को देश खुली हवा में सांस लेता है और गुलामी की बेड़ियां टूट जाती हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और अच्छा लगेगा।